पवाड़ों में किस चंद शासक एवं कुमाऊं वीरांगना भागाढोनियान के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारती चंद। भारती चंद और दोस्तों कुमाऊं की वीरांगना भागाढोनियान के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन पवाड़ों में मिलता है। और दोस्तों भारती चंद के ही कुमाऊं के इतिहास में पवाड़े प्रसिद्ध हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। भारती चंद ये चंद वंश का 35वां राजा था, ठीक है, जिसका शासन 1437 से लेकर 1477 तक रहा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और ये जो था ये एक पराक्रमी साहसी राजा था जिसने दोस्तों डोडी की दास्ता से छुटकारा पाया था। ठीक है, और इस डोडी अभियान के दौरान ही दोस्तों नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। ये नायक जाति जो थी तो ये चंद सैनिकों की आवेद संतान थी, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और फ्रेंड्स जब ये डोडी पर आक्रमण करता है तो इस चंद सेना का जो पहला पड़ाव होता है तो वह सोर के मतलब सोर जो आपका पिथौरागढ़ में है तो इसके कटकुनोला में होता है। और दूसरा पड़ाव जो होता है तो वह काली नदी के तट पर बालीचोड़ होता है, बालीचोड़। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बता रहे हैं कि किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक बंदोबस्ती अधिकारी की नियुक्ति की? तो ये की थी दोस्तों रतन चंद ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रतन चंद, ये भारती चंद का ही पुत्र है। और दोस्तों इस भारती चंद के पुत्र मतलब रतन चंद ने कुमाऊं के इतिहास या फिर पूरे उत्तराखंड के इतिहास का पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। और ये भूमि बंदोबस्त कराने वाला जो अधिकारी था तो वह जिंदा केतल था और इसी के नाम से दोस्तों हम इस बंदोबस्त को जानते हैं, मतलब जिंदा केतल भूमि बंदोबस्त के नाम से। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? देखिए कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला जो चंद शासक था तो वह था आपका बाज बहादुर चंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के द्वारा दोस्तों कुमाऊं में जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक ने उनके काम के स्वरूप अधिकारियों का नामकरण किया, जैसे पानी लाने वाला पनेरू आदि? तो दोस्तों ये जो नाम के अनुरूप अधिकारी नियुक्त किए थे तो ये किए थे दोस्तों आपके बाज बहादुर चंद ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक का एकमात्र चित्र मिलता है जिसे न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया? तो दोस्तों न्यूयॉर्क संग्रहालय में जो चित्र आपका रखा गया है तो वह है दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों सन 1600 में बाजपुर शहर को बसाया गया था। ठीक है, जो कि धूमा नदी के तट पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और बाज बहादुर चंद ये एकमात्र चंद शासक है जो दोस्तों चरवाहे से शासक बना था। ठीक है, अगर इसका कार्यकाल पूछ लिया जाए तो इसका कार्यकाल आता है 1638 से लेकर 1637 तक, 1677 तक। ठीक है, और ये दोस्तों 50वां चंद शासक था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों इसके जो पिता का नाम था तो वह नीलू गोसाई था, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और ये दोस्तों शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, और ये शाहजहां से जब मिलने के लिए जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु लेकर जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों कस्तूरी, सोना चांदी, बर्तन आदि। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों लेकर जाता है आपके दिल्ली सल्तनत के दरबार में। ठीक है, और फ्रेंड्स इस शाहजहां ने ही बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, और ये बदले में दोस्तों जो 84 माल था या फिर 9 नखिया माल जिसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो तराई वाला क्षेत्र था, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र बाज बहादुर चंद को दे देता है। ठीक है, और फ्रेंड्स बाज बहादुर चंद क्या करता है, जो पवार वंश था तो पवार वंश पर अधिकार करता है या वहां से आक्रमण करता है और विजय के रूप में दोस्तों नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा किले में ले आता है। तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं आपके बाज बहादुर चंद से। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों मनीलागढ़ पर भी आक्रमण किया गया था।
आगे बढ़ेंगे कि इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक की संज्ञा किसे प्रदान की। देखिए तपस्वी शासक की संज्ञा जो प्रदान की तो ये उद्योत चंद को दी थी। सही आंसर जो हो जाएगा तो ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद राजा उद्योतचंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है कि इसने कोटा भाबर तराई क्षेत्र काशीपुर में आम के बगीचे लगवाए थे, तो सही बात है। उद्योतचंद ने 1697 में दशहरा मनाने के लिए दस्से का छज्जा भवन का निर्माण अपने महल में किया था, ये बात भी सही है। ठीक है, इसने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को परास्त किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है दोस्तों कि पंडित रुद्रदत्त पंत ने उद्योतचंद को तपस्वी राजा कहा था, तो ये आपका सही है। इसमें जो गलत है तो ऑप्शन सी गलत है और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उद्योतचंद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ठीक है, और रुद्रदत्त पंत के द्वारा ही दोस्तों इसे क्या बोला गया, तपस्वी राजा बोला गया। सोर व सीरा में पट्टी को गरखे कहते थे जिसका प्रशासक होता था, तो ये होता था दोस्तों नेगी। ठीक है, मतलब सोर या सीरा क्षेत्र जो पिथौरागढ़ है यहाँ पर पट्टियों को गरखे बोलते थे और इन गरखों का जो प्रशासक होता था या अधिकारी होता था तो वह दोस्तों नेगी होता था। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी राजकुंवरों के मनीलागढ़ पर किसने आक्रमण किया था, तो ये क्या था दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तीलू रुतेली के समकालीन कौन चंद शासक था, तो ये था दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है, ये जब आक्रमण करने के लिए जाता है तीलू रुतेली के क्षेत्र में तो ये दोस्तों खदेड़ देती है बाज बहादुर चंद को। ठीक है, वीरांगना तीलू रुतेली किस चंद शासक के समकालीन थी, तो ये बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। आगे बढ़ेंगे कि पवार राज्य पर विजय प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित कराई थी। तो दोस्तों ये सभी बातें मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल क्षेत्र से अल्मोड़ा किले में जो स्थापित की तो वह बाज बहादुर चंद ने की थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उद्योतचंद के समय गढ़वाल का नरेश कौन था। देखिए उद्योतचंद के समय जो गढ़वाल का नरेश था तो वह था दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बन जाएगा आपका फतेहपति शाह। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि चंद काल में ग्रामीण व्यवस्था का पदक्रम था। देखिए चंद काल में ग्रामीण व्यवस्था का जो पदक्रम था तो वह था दोस्तों सबसे पहले सयाना और बूढ़ा आते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों प्रधान आते थे, फिर उसके बाद में दोस्तों कोटाल आते थे और फिर दोस्तों प्रहरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो बन जाएगा दोस्तों 2, 1, 4, 3, मतलब 21, 43। 21, 43 ये दिया है दोस्तों ऑप्शन डी में और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रमुख किले थे। देखिए अल्मोड़ा जनपद में जो प्रमुख किले आते हैं तो वह दोस्तों मनीला का किला आता है। ठीक है, मानिल का किला आता है, फिर सियालबुंगा का किला आता है। ठीक है, एक है दोस्तों आपका सुंदराकोट का किला, ये भी यहाँ पर ही है। ठीक है, और दोस्तों मारकोट का किला जो है ये आपका यहाँ पर स्थित नहीं है, ये चंपावत में स्थित है। तो इसलिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 किले जो हैं ये आपके अल्मोड़ा में ही स्थित हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस चंद जनपद में स्थित है। देखिए त्रिपुरी सुंदरी मंदिर ये उद्योतचंद के द्वारा बनवाया गया था और कहाँ पर बनवाया तो अल्मोड़ा में बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक का राजवेद वरदेव जोशी था। देखिए वरदेव जोशी ये जो था ये उद्योतचंद का राजवैद था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स कि उद्योतचंद के सेनापति थे। देखिए उद्योतचंद के जो सेनापति थे तो वह थे आपके हीरा देवुआ, ठीक है, शिरोमणि जोशी और मेसी साहू। तो ये तीनों इसके वीरवान सेनापति थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी उद्योत चंद, ये दोस्तों 1678 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, मतलब बाज बहादुर चंद के बाद में जो गद्दी पर बैठा तो वह आपका उद्योत चंद था और ये 51वां राजा है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों इसी से। जो शिरोमणि जोशी था तो इसे शोर का नेगी भी बोलते हैं। शिरोमणि जोशी को क्या बोलते हैं? शोर का नेगी, शोर का नेगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि स्थायी छावनियां किसने बनाई थी, तो स्थायी छावनियां जो बनाई सैनिकों के लिए तो वह दोस्तों उद्योत चंद के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, और धाय माता बीमारी से मरने वाला जो चंद शासक आता है तो वह भी उद्योत चंद था। ठीक है, उद्योत चंद के समय दोस्तों मेदिनी जो शाह ने दूनागिरी एवं द्वाराहाट पर भी आक्रमण किया था। क्वेश्चन बन जाता है कि जो मेदिनी शाह पवार शासक था तो इसने दूनागिरी और द्वाराहाट पर आक्रमण किस चंद शासक के समय किया, तो उद्योत चंद के समय किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर उद्योत चंद्र ने कब अधिकार किया था। देखिए, जो आपकी ये राजधानी है अजमेरगढ़, ठीक है, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी, इस पर जो आक्रमण किया था उद्योत चंद ने और फिर अधिकार जो किया तो ये किया था आपका 1683 में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। और इसी के द्वारा दोस्तों आपका दस्से का छज्जा भी बनवाया गया था दशहरा भवन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है भारती चंद के पश्चात द्वितीय चंद शासक जिसने डोडी पर आक्रमण किया तो वह कौन था, तो दोस्तों ये था आपका उद्योत चंद। तो डोडी पर आक्रमण करने वाला चंद वंश का दूसरा राजा कौन था, तो उद्योत चंद था। अगला प्रश्न है कि ज्ञानचंद द्वितीय ने बधाणगढ़ पर कब विजय प्राप्त की। देखिए, ज्ञानचंद द्वितीय इसने बधाणगढ़ पर जो विजय प्राप्त की थी तो ये की दोस्तों 1699 में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ज्ञानचंद द्वितीय की हम बात करेंगे तो ये गद्दी पर जो बैठा 1698 में गद्दी पर बैठा और 1708 तक यह शासक रहता है। ठीक है, और हम इसे कह सकते हैं कि ये जो था ये आपका औरंगजेब के समकालीन था, क्योंकि इसी समय औरंगजेब भी मरता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में किन दो शासकों के मध्य हुआ था। देखिए, दुधौली का युद्ध जो हुआ था तो यह आपका फतेहपति शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 1703 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों जो आपका ज्ञानचंद द्वितीय था तो इसने उद्योत चंद की हार का बदला लेने के लिए डोडी पर भी आक्रमण किया था। और कब किया था, तो ये किया आपका 1704 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कुट के आधार पर बताइए कि चंदकालीन प्रजा विभाजन में 5 थोक के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, कौन आपके शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, मेहरा, फरतियाल, देव, तड़ागी, तो 5 थोक की बात हुई है तो इसमें आपके तड़ागी तो नहीं आएंगे। ठीक है, तड़ागी दोस्तों ये क्या थे, कालू, मेहरा, तड़ागी और चौधरी, तो ये तो आपके किलेदार थे। ठीक है, जिन्हें 4 आल भी बोलते थे। ठीक है, तो ये तो इसमें नहीं आएंगे। अब देखिए हैं कौन कौन इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका मेहरा, फरतियाल, देव, ढेक और करायत। ठीक है, तो ये 5 आते हैं दोस्तों 5 थोक में। दोबारा बताते हैं, मेहरा, फरतियाल, देव, ढेक और करायत। ठीक है, तो इसमें दोस्तों चौथा नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल 4। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया था। देखिए, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर जो बनवाया था तो यह आपका ज्ञानचंद द्वितीय ने बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये उद्योत चंद के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। ये जो था आपका दोस्तों ज्ञानचंद
ज्ञानचंद जो था इसने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया और इसने तराई भाबर क्षेत्र में जो थे ये आम के बगीचे भी लगवाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। और फ्रेंड्स, ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा सोर एवं सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों में देवल या धोल का मंदिर भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल को चंदवंश का या फिर कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। फ्रेंड्स, जो जगत चंद है तो जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल या फिर चंदवंश का स्वर्णकाल माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जगत चंद ये गद्दी पर जो बैठा 1708 में गद्दी पर बैठा था और कब तक रहा, 1720 तक। मतलब जो ज्ञानचंद द्वितीय था उसी के बाद में ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके समय तराई भाबर क्षेत्र से जो थी तो 9 लाख की आय होती थी। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो था एक मिलनसार व्यक्ति था और प्रजा का हितैषी भी माना जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके बनते हैं। और जगत चंद और फतेहपति शाह के बीच में दोस्तों युद्ध भी होते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला है दोस्तों बेकर। बेकर जो होता था ये कैसा कर होता था, तो बेकर आपका अनाज के रूप में देय कर होता था। भाग कर ये घराटों पर लगने वाला कर होता था। वजनिया कर ये राजा के नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिए जाने वाला कर होता था। ठीक है, तो दोस्तों तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि जुआरियों पर किसने कर लगाया था। देखिए, जुआरियों पर कर लगाने वाला जो शासक था तो वह आपका जगत चंद था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जगत चंद के द्वारा दोस्तों जुआरियों पर कर लगाया गया था और ये दोस्तों चेचक की बीमारी के कारण मरा था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वह चंद शासक जिसकी मृत्यु चेचक के कारण हुई, तो ये जगत चंद आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। तो अभी आपको बताया कि जो जगत चंद है तो जगत चंद के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख की आय होती थी। इस कारण दोस्तों तराई भाबर क्षेत्र को 9 लखिया माल बोला जाता था। आगे बढ़ेंगे कि किसके समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया एवं बैजनाथ घाटी को लूटा था। तो दोस्तों जगत चंद के समय फतेहपति शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटा था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला कर है दोस्तों आपका झूलिया कर। तो झूलिया कर ये आपका झूलों पर कर था। ठीक है, क्या ये झूलों पर कर था, तो सही बात हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो नदी पुल झूले होते थे उन पर यह कर लिया जाता था। सांगा कर ये नदी के पुलों पर कर लिया जाता था। सही बात है दोस्तों। ठीक है, खैनी कपिलानी कर ये कुली वेगार के लिए ले जाने वाला कर था। ये बात भी सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प आपके राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि चंदकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहली सूची में कर दिए हैं, दूसरी सूची में उद्देश्य है। तो पहला कर है दोस्तों रंत गली कर। ठीक है, रंत गली कर ये कैसा कर होता था, तो ये दोस्तों महाफीस और लेखकों के लिए लिए जाने वाला कर होता था। ठीक है, सही बात है, ये आपकी इससे मैच हो जाएगा। कटक कर तो ये सेना के लिए लिए जाने वाला कर होता था। स्यूक कर तो ये दोस्तों राज सेवकों के लिए लिए जाने वाला कर होता था। और खैनी कपिलानी तो ये कुली वेगार का कर होता था। तो इसमें आपके आमने सामने ही मैच है, तो मतलब 1 2 3 4 आपका आंसर बन जाएगा। 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है फ्रेंड्स कि जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, जगत चंद का उत्तराधिकारी की हम बात करेंगे तो ये आता है दोस्तों आपका देवी चंद। ठीक है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए देवी चंद। इसके काल से ही दोस्तों क्या हो जाता है, चंदवंश समाप्त होने लग जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चंदवंश का अवनति काल शुरू हो जाता है देवी चंद के टाइम से। ये
ये जगत चंद के बाद गद्दी पर बैठा था 1720 में, याद रखिएगा। ये 1720 से लेकर 1726 तक गद्दी पर रहता है। और ये दोस्तों अपने आप को विक्रमादित्य सोचता था, या मतलब विक्रमादित्य की तरह बनना चाहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसने दोस्तों विक्रमादित्य बनने की चाह में खूब धन लुटाया। मतलब इसका जो पिता था तो वह जगत चंद था, तो जगत चंद के काल को तो चंद वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके समय दोस्तों चंद वंश बहुत तरक्की कर चुका था। ठीक है, और उसके बाद जब इसका पुत्र आया तो इसने दोस्तों अपने बाप के जितने भी धन, जितना भी पैसा था, उस सभी को लुटाना चालू कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन चंद शासक था जो विक्रमादित्य बनने की चाह में बर्बाद हो गया एक तरीके से, तो वह था आपका देवी चंद। ठीक है, और इसे ही दोस्तों कुमाऊं का विक्रमादित्य और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहते हैं। तो अभी आपको बताया कि देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया था। देखिए अल्मोड़ा में चौमहल जो बनवाया तो ये आपका बनवाया था दोस्तों कल्याण चंद चतुर्थ ने। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कल्याण चंद चतुर्थ। ये दोस्तों देवी चंद के बाद में गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम पीरियड रहता है 1730 से लेकर 1747 तक। ठीक है, और राजा बनने से पूर्व ये कल्याण चंद डोटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था। ठीक है, और एक तरीके से ये अनपढ़ राजा था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी के समय दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र पर रुहेलों ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि चंद शासन व्यवस्था में निम्न करों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चंद काल के करों के बारे में हमें बताना है। कटक, ये सेना के वेतन हेतु कर लिया जाता था। कूत कर, कूत कर तो ये नगद के बदले दिए जाने वाला कर होता था। मांगा कर तो ये युद्ध के लिए लिए जाने वाला कर होता था। सांगा कर तो ये दोस्तों जमींदारों के लिए लिए जाने वाला कर होता था। तो यही आपका गलत हो जाएगा। सांगा कर जो होता था तो ये नदी पुलों पर लिया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। तो इसमें जो क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक जो आते हैं तो ये आते हैं आपके कवि शिव। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कालांतर में चंदवंश के शक्ति के दो केंद्र स्थापित हुए थे जो थे निम्नकूट, किसे सही उत्तर का चयन करें। देखिए चंदवंश के शक्ति के दो केंद्र थे, एक तो आपका था रानीखेत और दूसरा था दोस्तों काशीपुर। तो इसमें 2 और 4 आपका सही आंसर बन जाएगा, 2 और 4 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चंद शासन में 4 बूढ़ा के अंतर्गत नहीं आता था। देखिए कारगी, बोरा, चौधरी और तड़ागी ये आते थे, मेहरा नहीं आते थे। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। मेहरा जो आते थे तो ये आपके आते थे दोस्तों 5 थोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासन में पंचथोक के अंतर्गत आता है। तो अभी आपको बताया कि मेहरा आता है, फरतियाल आता है, करायत आता है, देव और ढेक ये आते हैं। ठीक है, तो ये 5 आपके क्या हैं, ये 5 थोक हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक साइड में दोस्तों आपके कर दिए हैं, दूसरी साइड में कर के बारे में दिया है कि कौन सा कर किससे संबंधित है। देखिए कूद कर ये युद्ध के समय लिए जाने वाला कर था। तो कूद कर क्या था, तो कूद कर ये नगद के बदले दिए जाने वाला कर होता था। ठीक है, नगद के बदले दिए जाने वाला अनाज होता था। मिझारी कर, तो मिझारी कर क्या था, ये कामगारों के लिए जाने वाला कर था। मांगा कर तो ये युद्ध के समय लिए जाने वाला कर था। सीरती ये आपका नगद कर था। तो जो आपका क्वेश्चन बन जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों आपका 3, 2, 1, 4 मतलब 32, 14। तो 32, 14 ऑप्शन ए में दिया है और सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चंदकालीन कार्य व्यवस्था में घराटों पर लगने वाला कर था। देखिए चंदकालीन घराटों पर लगने वाला कर जो था तो ये आपका भाग कर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिझारी कर लिया जाता था। देखिए मिझारी कर जो था तो ये आपका कामगारों से लिया जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो राजा निजी वस्तुओं का संरक्षक सेजयाली कहलाता था, तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, सीकदार नेगी ये परगना अधिकारियों को देकर होता था। बेजनिया कर तो ये जागर गाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। जो बेजनिया कर होता था तो ये कर जो था ये आपका दोस्तों नृतकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, मतलब नर्तक और नृतकों के लिए लिया जाने वाला कर होता था। चंद राजाओं के तामपत्रों में प्रयुक्त भाषा नेपाली मिश्रित कुमाऊनी थी, तो ये बात भी दोस्तों सही है। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा तो ये बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि भूमि मापन इकाई नाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। तो नाली शब्द का उपयोग जो मिलता है तो ये आपका तमिल साहित्यों में मिलता है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चंदकालीन करों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों चौपदार कर। तो चौपदार कर जो होता था तो ये राज्य की व्यक्तिगत वस्तुओं यथा तलवार, बाल आदि को, बाल नहीं ढाल, ठीक है, तलवार और ढाल आदि को ढोने वाले के लिए लिया जाता था, तो सही आंसर है। ठीक है, और दोस्तों भोकर यहाँ पर मोकर होगा। ठीक है, मोकर, तो मोकर ये मरे हुए व्यक्तियों को ले जाने के लिए लगाया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मोकर जो होता था तो ये प्रत्येक परिवार से लिया जाता था। ठीक है, डाला कर तो गांव के सियाणों को देकर होता था। ठीक है, हिल यानी अधूल कर तो ये बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर होता था। इसका जो सही आंसर बन जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मोकर, तो ये मोकर आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है दोस्तों भात कर जो होता था तो ये बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगा कर था। ठीक है, न्यायवली कर तो ये न्याय पाने के लिए लिया जाता था। बेकर ये अनाज जो राज दरबार में दिया जाता था। सांगली ये राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर होता था। तो ये जो कर है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सांगली नहीं रंतगली। ठीक है, रंतगली जो है तो ये आपका राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ये जो है ये आपका दोस्तों लेखकों के लिए लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं कि सूती वस्त्र के बुनकरों से लिए जाने वाला कर था। तो ये था दोस्तों आपका टांड कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि राजधानी की सुरक्षा के लिए देय कर था। देखिए राजधानी की सुरक्षा के लिए देय कर यह आता है आपका पोरी या फिर पहरी कर। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि मोनाकोट तामपत्र में किस कर का उल्लेख किया गया है। देखिए मोनाकोट तामपत्र में जो आपका उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए रंतगली कर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवदेव जोशी को कहा जाता है। तो शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां और कुमाऊं का शिवाजी बोला जाता है। ठीक है, सही आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये शिवदेव जोशी जो था इसे दोस्तों कुमाऊं का कौटल्य भी बोला जाता है। ये कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था, याद रखेगा। और शिवदेव जोशी ने दोस्तों रोहिला आक्रमण के समय डटकर उनका सामना भी किया, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर जो आपका ये था कल्याण चंद चतुर्थ, ये क्या करता है तो ये दोस्तों इसे सम्मान के रूप में तराई भाबर क्षेत्र का प्रबंधक बना देता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे कल्याण चंद्र चतुर्थ ने क्या करा, बक्सी की उपाधि भी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था। तो अभी आपको बताया कि कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति जो था वह आपका शिवदेव जोशी था। ठीक है, पुरुषोत्तम पंत ये आपका रुद्रचंद का सेनापति है। देवुआ ये दोस्तों आपका आता है उद्धोत चंद का। और रिखोला लोधी किसका सेनापति है, तो ये आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे कि चंद शासक लक्ष्मी चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों आपका कि इसने
तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगाए, तो सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किस चंद शासक के द्वारा सीमा सूचक पत्थर लगाए गए थे, तो लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाए गए। इसने दारमा घाटी में व्यवस्था कर शोकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया, यह बात भी सही है। ये पवार शासक अजयपाल से 5 युद्धों में लगातार विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो था, तो ये पहली बात तो मानसा के समकालीन था, अजयपाल के समकालीन नहीं था। ठीक है, मानसा और लक्ष्मीचंद के मध्य 7 युद्ध होते हैं, जिसमें लक्ष्मीचंद हार जाता है और 8वें युद्ध में दोस्तों यह जीतता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है कि इसने राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये 3 भाग जो थे, तो इन 3 भागों में जो बांटा तो कौन कौन से थे, तो इन्हें भी दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो पहला आता है दोस्तों सरदार, दूसरा फौजदार और तीसरा आता है नेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी, तो अभी ऊपर आपको बताया था कि शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी। शक्ति गोसाई, तो इसे दोस्तों कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र बोला जाता है, और ये जो था ये लक्ष्मीचंद का भाई था। बगवाली पोखर का युद्ध किन 2 शासकों के मध्य हुआ था, तो देखिए बगवाली पोखर का युद्ध जो होता है, तो ये आपका हुआ ये जो हुआ था दोस्तों, ये ललित शाह और मोहन चंद के मध्य हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ललित शाह और मोहन चंद के मध्य दोस्तों आपका ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और हम इसकी बात करेंगे कि ये हुआ कब था, तो बगवाली पोखर का युद्ध जो हुआ था, तो ये 1779 में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि चंद काल में हुए प्रमुख युद्धों को कूट के माध्यम से सुमेलित करें। तो पहला है दोस्तों गड़ाई का युद्ध। तो गड़ाई का युद्ध जो हुआ था, तो ये कब हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों देवीचंद और प्रदीप शाह के मध्य। ठीक है, देवीचंद और प्रदीप शाह के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर होता है दोस्तों आपका पेनोरगढ़ का युद्ध, तो ये आपका मानसा और लक्ष्मीचंद के मध्य हुआ था। ठीक है, बाड़ा खेड़ी का युद्ध ये शिवदेव जोशी और रोहेलाओं के मध्य हुआ। पाली गांव का युद्ध ये हर्षदेव जोशी और मोहन चंद के मध्य हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो ये 1786 में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था। देखिए प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर जो बैठाया, तो वह ललित शाह के द्वारा बैठाया गया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, ललित शाह जो है तो ये प्रद्युमन शाह का पिता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया था। तो प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर जो शासन किया, तो ये किया था आपका 1779 से लेकर 1786 तक। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर बन जाएगा। और दोस्तों प्रद्युमन शाह एकमात्र शासक है जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर अधिकार किया। आगे बढ़ेंगे कि किस शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। तो मिट्टी का महादेव ये दोस्तों शिवचंद को बोला जाता है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम चंद शासक कौन था। देखिए अंतिम चंद शासक आता है महेंद्र चंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महेंद्र चंद जो आपका हवाला बाग का युद्ध होता है दोस्तों 1790 में, इस हवाला बाग के युद्ध में ये गोरखाओं से हार जाता है और फिर दोस्तों 1790 में गोरखाओं का अधिकार कुमाऊं पर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे कि 1790 में हवाला बाग युद्ध में कौन सा चंद शासक पराजित हुआ। तो अभी आपको बताया कि जो महेंद्र चंद था तो ये गोरखाओं से हार जाता है। ठीक है, और हवाला बाग कहाँ पर है, तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो एक साइड में दोस्तों निर्माणकर्ता आते हैं, दूसरी साइड में निर्माण। देखिए बाज बहादुर चंद ने किसका निर्माण करवाया, तो गोलू देवता का निर्माण करवाया था। उद्धव चंद ने तो इसका सिद्धिगिरी की समाधि बनवाई थी। ठीक है, उद्यान चंद ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और त्रिलोक चंद ने राजभुंगा किले का निर्माण करवाया। तो ये गलत हो जाएगा, राजभुंगा किले का निर्माण सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है, जिसमें हमने लगभग 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन आपके नए फॉर्मेट पर ही आधारित है। आपने देखा ही होगा पूरी क्लास में। अगर दोस्तों आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्लासेस जो हैं आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कल को दोस्तों चंद्रवंश की लास्ट क्लास आएगी, फिर आपका चंद्रवंश कंप्लीट हो जाएगा और फिर दोस्तों हम चंद्रवंश को एक जगह मर्ज कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चंद्रवंश जब एक जगह आपका इकट्ठा हो जाएगा तो उसे भविष्य में भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, आगे हम पूरी बुक को करते रहेंगे और हम दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति वाला पार्ट है उसको भी हम कर रहे हैं। और दोस्तों हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी 2 क्लास हमने की हैं। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।